गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज जो हम बेटा करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो हमारा मेसोपोटामिया में कई बार एग्रीकल्चर हजार्ड आ जाते थे, यानी कि कृषि में बाधा आ जाती थी। उसके क्या कारण थे? एज ऑल ऑफ यू नो दैट द टू रिवर्स दैट इज दजला एंड फरात, दे फ्लो एंड दे कम्स टू द साउथ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। तो साउथ पार्ट ऑफ जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था, लेकिन साउथ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर के दौरान कुछ बाधाएं आ जाती थी, कुछ हज़ार्ड आ जाते थे। तो आपको जैसा कि पता है कि भाई एग्रीकल्चर, आपके सामने क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हज़ार्ड या बाधाएं क्यों आ जाती थी, जबकि आपको मालूम था कि टू रिवर्स थी और टू रिवर्स के कारण वो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, है ना। तो नेचुरल फर्टिलिटी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, नेचुरल जो प्राकृतिक उर्वरता तो बहुत ज़्यादा थी, परंतु उसके बावजूद भी साउथ मेसोपोटामिया में, दक्षिण मेसोपोटामिया में कुछ हज़ार्ड्स या कुछ बाधाएं आ जाती थी या कुछ संकट आ जाते थे, और वो कभी कभी प्राकृतिक भी होते थे और कभी कभी मैन मेड भी होते थे। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स इन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, इन साउथ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया देयर वर सम एग्रीकल्चर हज़ार्ड, यानी कि दक्षिण मेसोपोटामिया में कुछ संकट भी थे या कुछ बाधाएं भी थी कृषि करते समय। तो वो जो संकट थे या तो वो प्राकृतिक थे या वो मानव द्वारा निर्मित थे। इज इट क्लियर? तो अब हम चलते हैं कि भाई सबसे पहले हम ले रहे हैं ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कौन से मानव द्वारा कार्य किए जाते थे जिसके कारण दक्षिण मेसोपोटामिया में हजार्ड्स आए हैं, यानी कि दक्षिण मेसोपोटामिया में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बाधाएं आई हैं, क्या हजार्ड्स आए हैं, उसको हम कर रहे हैं। और वो सबसे पहले हमने लिया है मानव फैक्टर, यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है। अब क्या होता था कि जो फरात नदी के ऊपर जो लोग रहते थे, यानी कि द पीपल दोज हु आर लिविंग ऑन द रिवर यूप्रेट्स, तो यूप्रेट्स रिवर के ऊपर जो रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, कई बार ऊपर के स्थान पे रहते थे, तो वो क्या करते थे कि जो जलधाराएं या अपस्ट्रीम्स होती थी उसको डाइवर्ट कर देते थे, यानी कि उस जो जलधारा, नदी की जलधारा बहती थी उसको वो अपनी तरफ ले लेते थे। तो जिसके कारण क्या होता था, जो पानी का बहाव था वो नीचे की ओर जाता ही था, यानी कि दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के पास वो जलधारा नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि ऊपर ही लोग जो कि क्या करते थे, जो फरात नदी की जो जलधाराएं थी उसको ऊपर ही रोक लेते थे और पानी को स्टोर कर लेते थे। तो जो पानी की जलधाराएं थी वो किस ओर नहीं आ पाती थी, नीचे की ओर नहीं आ पाती थी। तो जब वो पानी की जलधाराएं नीचे की ओर नहीं आ पाती थी, तो दक्षिण मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों को कृषि में बाधाएं आती थी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट कोई बच्चा बताएगा मुझे? जो लोग कहाँ रह रहे हैं, फरात नदी की ऊपरी स्तर पर रह रहे हैं, ऊपरी प्रदेश में जो रहते थे, यानी कि आप ये मान लीजिए कि उत्तरी मेसोपोटामिया वाले में रहने वाले जो लोग थे वो फरात नदी की जलधाराओं का पानी वहीं पर रोक लेते थे और उसको नीचे की ओर बहने नहीं देते थे, जिसके कारण दक्षिण मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों को वो जल प्राप्त नहीं हो पाता था, जिसके कारण उनका एग्रीकल्चर हजार्ड होता था, जिसके कारण उनको एग्रीकल्चर में बाधाएं आती थी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हो ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि कई बार क्या होता था कि इतना ज़्यादा गाद, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्लिट, यानी कि कई जगह पे ब्लॉकेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी में बाधाएं आ जाती थी, पानी नीचे की ओर नहीं आ पाता था। उसका मेन रीज़न था कि मिट्टी के गाद उस जल में जमा हो जाते थे। तो इतने अधिक वो ब्लॉकेज हो जाता था कि जो पानी है वो नीचे की ओर नहीं आ पाता था, और ये ज़्यादातर मानव के द्वारा ही ये गाद बनाए जाते थे या ये मिट्टी के ब्लॉकेज बनाया जाता था, जिसके कारण साउथ मेसोपोटामिया के लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। तो दिस वाज द टू मेन रीज़न जो मैन मेड थे, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए थे। मनुष्य क्या करता था, यानी कि उत्तर मेसोपोटामिया का मनुष्य क्या कर रहा था, नॉर्थ मेसोपोटामिया के पीपल क्या करते थे, दे दे चेंज द स्ट्रीम ऑफ विच रिवर, यूप्रेट्स रिवर, जो जलधाराएं थी उनको रोक लेते थे और पानी को नीचे की ओर नहीं आने देते थे, पानी को खुद स्टोर कर लेते थे, जिससे कि दक्षिण मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों को क्या नहीं मिल पाता था, जल नहीं मिल पाता था। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था कि कई बार मिट्टी के गाद बना दिए जाते थे, ब्लॉकेज कर दिया जाता था, और जिसमें के कारण जल में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होने से या स्लिट होने से पानी नीचे की ओर नहीं आ पाता था, जिससे कि लोग, दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग क्या नहीं कर पाते थे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे। इज इट क्लियर? अब आते हैं नेचुरल, अब प्राकृतिक रूप से क्या बाधाएं थी, ये कि नेचुरल फैक्टर्स क्या थे। कि कई बार क्या हुआ कि जो फरात नदी थी वहाँ पर वो ओवरफ्लड हो जाती थी,
मतलब कि इतना ज़्यादा पानी आ जाता था, इतनी ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो था किसी वर्ष उन नदियों में बहुत ज़्यादा क्या आ जाता था, पानी आ जाता था। और वो जो नदियाँ थी, जब वो ओवरफ्लो होती थी तो फ्लड आ जाता था, और फ्लड के कारण जो क्रॉप्स थी वो चौपट हो जाती थी, क्रॉप्स खत्म हो जाती थी, फसल को डुबो देता था और फसल नहीं हो पाती थी। तो ड्यू टू वन ऑफ द रीज़न फॉर द नेचुरल हजार्ड वाज द ओवरफ्लो ऑफ द रिवर्स। रिवर्स का ओवरफ्लो होना, उनमें फ्लड आ जाना, एंड ड्यू टू फ्लड एंड ओवरफ्लो ऑफ द रिवर द क्रॉप्स वर, व्हाट हैपेंस टू द क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रक्ट, है ना, क्रॉप्स खत्म हो जाती थी, फसलें डूब जाती थी, वो नष्ट हो जाती थी। दिस वाज वन ऑफ द नेचुरल फैक्टर। ये नेचुरल फैक्टर, उसको मानव नहीं कर रहा है, उसको मनुष्य नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, नेचर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग वर्षा का मौसम है, कई बार बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा हो जाती है, तो क्या वो मूसलाधार मैन के द्वारा मैन मेड है? नो, वो कैसी है, नेचुरल है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी जो जो रिवर का पानी कई बार ओवरफ्लो हो जाता था, ओवरफ्लो यानी कि वहाँ पे फ्लड्स आ जाते थे, और फ्लड आने के कारण जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। फर्स्ट पॉइंट ठीक है। सेकंड था कि कई बार क्या होता था कि जो रिवर, यूफ्रेट रिवर है, वो अपना नदी का बहाव भी बदल देती थी, यानी कि जो उसकी जलधाराएं हैं वो स्ट्रीम ही चेंज हो जाता था, यानी कि जो प्रवाह है, जल प्रवाह है, उसकी मार्ग बदल, नदियों का मार्ग का बदल जाना, द रूट्स ऑफ द रिवर्स वर चेंजेस। तो ये नेचुरली होती थी, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं करता था, बल्कि नेचुरली देयर वाज अ चेंज ऑफ रिवर कोर्स। तो जल प्रवाह के बदलने के कारण भी जो कृषि थी, एग्रीकल्चर था, उसमें क्या आ गए, हजार्ड आ गए। इज इट क्लियर? ये आपको यहाँ पे समझ आ गया? तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि मेंशन वन ऑफ द मैन मेड फैक्टर ऑफ हजार्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन है डाइवर्ट ऑफ वाटर बाय द पीपल, बी due to overflood, C due to lack of water, D none of the above. Option A, answer will be the option A, that is the blockage of water by the people. ठीक है, लोग उसको क्या कर रहे थे, ब्लॉकेज कर रहे थे। नेचुरल फैक्टर्स में क्या होगा, व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर्स में ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शन ए है इट वाज मैन मेड, बी इट वाज नॉट मैन मेड, बट ड्यू टू कोर्स ऑफ रिवर, चेंज ऑफ रिवर, there was hazard in agriculture. ऑप्शन सी है ब्लॉकेज ऑफ वाटर बाय डिपोजिशन ऑफ स्लिट, एंड डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ब्लॉकेज हो रहा है बिकॉज द रिवर चेंजेस दियर कोर्स, है ना, अपना रिवर जो है परिवर्तन कर लेती है। आई होप ये दोनों भी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, नेचुरल एंड मैन मेड। अब जो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड, यानी कि लेगेसी मीन्स जो मेसोपोटामिया है उसने वर्ल्ड को क्या दिया है, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। आपको मालूम होना चाहिए Mesopotamia was the richest civilization in the country. Mesopotamia was literature was voluminous in the country. Mesopotamia's cities were very much developed in the वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि मेसोपोटामिया की अन्य कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशंस भी थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इन सब सिविलाइजेशन में से जो मेसोपोटामिया था वन ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड व्हाट दिस सिविलाइजेशन इज गिवन टू द वर्ल्ड, इन्होंने वर्ल्ड को क्या दिया है? सबसे पहला है रैकनिंग, टाइम रैकनिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है, गणित का जो ज्ञान है, और जो टाइम मैनेजमेंट का जो ज्ञान था, समय का जो विधि का जो पूरा का पूरा ज्ञान था, वो मेसोपोटामिया से विश्व को मिला है। तो अगर हम ये देखें कि मेसोपोटामिया ने अगर विश्व को कुछ दिया है तो वो टाइम मैनेजमेंट दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो दो बातों से परिचित थे, वन वाज सोलर एक्लिप एंड सेकंड वाज लूनर एक्लिप, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में उनको अच्छे से मालूम था, उसका हिसाब रखते थे, और ये जानकारी उन्होंने विश्व के अन्य लोगों को भी दी, ठीक है। व्हाट अनदर नॉलेज वाज गिवन बाय द मेसोपोटामियंस टू द वर्ल्ड अबाउट द सोलर एक्लिप्स एंड द लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी भी मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा विश्व के लोगों को दी गई है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने अपने कैलेंडर को डिवाइड किया हुआ था, एंड इट वाज जो डिवीजन था वो किस तरह से था? सबसे पहले जो था पूरा का पूरा वर्ष
जो है वो ईयर जो है वो 12 मंथ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो होल ईयर वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंथ्स, into 12 months. The whole month was divided into 12 months. Then according to the revolution of moon around the sun, कि उनका ये मानना था कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि पूरा वर्ष कितने महीनों में बटा हुआ है, into how many, into 12 months. Then the months were divided into 4 weeks, यानी कि वो जो मंथ है वो 4 हफ्तों में डिवाइड है, ठीक है। फिर जो डे है वो 24 घंटों में और एन आर इंटू 60 मिनट्स। तो यानी कि ये जो जानकारी है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ये किसने दी है, मेसोपोटामिया ने दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेसोपोटामिया हैज़ डिवाइडेड द ईयर इंटू हाउ मैनी मंथ्स, इंटू 12 मंथ्स, एंड अ मंथ into how many weeks, 4 weeks, and in a day into 24 hours, and a hour into 60 minutes. ये जो डिवीजन है ये भी मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड को दिया। इज इट क्लियर? देन जैसे कि आपको मालूम है कि मेसोपोटामिया कौन सी 2 रिवर्स के बीच में था, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो पानी की तो कुछ कमी थी नहीं वहाँ पे, लेकिन अन्य जगहों तक पानी पहुँचाने, क्योंकि वो तो कुछ ही एरिया में पानी पहुँचता था, तो अन्य जगहों पर या कृषि एरिया में पानी पहुँचाने के लिए उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया। और इरिगेशन सिस्टम में उन्होंने द यूज़ द कैनाल्स, है ना। और कैनाल्स क्या होती है, नहरें। तो इन नदियों से छोटी छोटी नहरें खोदी जाती थी और वो नहरें सिंचाई का पानी एग्रीकल्चर फील्ड तक ले जाती थी। तो दिस वाज अगेन डिगिंग ऑफ कैनाल्स इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। नहरों का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया है, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा किया गया और वो लोगों तक पहुंचाया गया। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वाज कि जैसे कि आपको मालूम है कि उनके पास धीरे धीरे ट्रेड में वो लोग आ चुके थे, उनको अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना पड़ता था, तो उन्होंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन था, है ना। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो फरात नदी थी वो वर्ल्ड रूट मानी जाती थी उस समय। उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे सामान का, तो वो लोग बुलेट कार्ट्स अगर यूज़ कर रहे थे तो बुलेट कार्ट में जो व्हील यूज़ होते थे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ व्हील वाज आल्सो गिवन बाय द मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। तो जो बैलगाड़ियों में जो व्हील लगते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका भी इन्वेंशन किसने किया, मेसोपोटामियंस ने किया। इज इट क्लियर? देन हमने कल पढ़ा था बच्चों, एंड दैट वाज अबाउट देयर स्क्रिप्ट। नेम द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कौन सी थी? दैट वाज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, है ना। एंड इसको हम बोलते हैं हिंदी में कीलाकार लिपि। तो जो लिपि थी उनकी क्या थी, दैट वाज आर्ट ऑफ राइटिंग। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन पे आता है व्हाट वाज क्यूनिफॉर्म, ऑप्शन ए आर्ट ऑफ राइटिंग। कीलाकार क्या है, लेखन की क्रिया, आर्ट ऑफ राइटिंग है, लेखन कला है। ऑप्शन बी इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी इट इज़ अ रिवर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर ए, दैट इज आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। और उनके जो आर्ट ऑफ राइटिंग में क्या करते, स्क्राइब क्या करता था, लिपिक क्या करता था, पहले वो आटे को क्या करता था, आटे को गूंथता था और गीले में ही लिखता था। वैश्य एक रीड रूट प्लांट को यूज़ करता था, एक सरखंडे को यूज़ किया जाता था, उस पर वो लिखता था, गीले में ही लिख देते थे। गीले में इसलिए लिखते थे क्योंकि अगर वो सूख जाए तो उस पर लिखा नहीं जाता था, और गीले को ही वो क्ले टैबलेट बनाकर उसको धूप में सुखाया करते थे, और वो जो क्ले टैबलेट थी वो हार्ड हो जाया करती थी। देन दे वी यूज़ फॉर द ट्रांसैक्शन, ट्रेड में यूज़ करते थे। बहुत सारी चीज़ों में इन सील्स का, इन क्ले टैबलेट्स का यूज़ होता था। तो जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग इज़ ऑल्सो गिवन बाय द मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। तो उनकी आर्ट ऑफ राइटिंग का नाम क्या था, उनकी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, दैट इज़ कीलाकार लिपि। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वाज जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में कल हमने पढ़ा था ना कि कैसे वो लोग नदियों किनारे बसे। नदियों किनारे बसने के कारण उनकी विलेज लाइफ स्टार्ट होने लगी। विलेज लाइफ में वो गैदर्ड होने लगे एक जगह, फिर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ वो क्या करने लगे, एनिमल रियरिंग करने लगे थे। एनिमल रियरिंग जब वो करने लगे तो उनके दायरा बढ़ने लगा, विलेज का एग्जिस्टेंस ज़्यादा होने लगा, उनका अस्तित्व ज़्यादा बढ़ने लगा। तब ये विलेज कन्वर्ट होने लगे सिटीज़ और टाउन्स में। तब क्या आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया। कल हमने इतना पढ़ा था, है ना। तो आज जब आज की डेट में अगर हम पढ़ रहे हैं कि भाई वहाँ पर अर्बनाइजेशन आ गया था, कहाँ पर, मेसोपोटामिया में जब अर्बनाइजेशन आ गया था, इट मीन्स देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम।
वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम आ गया और हुंडई सिस्टम। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम था वो क्या करता था, वो किसानों को या ट्रेडर्स को लोन दिया करता था। तो दिस बैंकिंग सिस्टम वाज द वर्ड बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो केम फ्रॉम विच सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो जो बैंकिंग सिस्टम था उसको भी वर्ल्ड लेवल पर किसके द्वारा दिया गया है, मेसोपोटामिया के द्वारा दिया गया है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट था हमारा कि मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया, बाबुल नामक एक नगर था जहाँ के राजा थे हम्मुराबी। वहाँ के जो रूलर थे हम्मुराबी थे। उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, उसको कि रिटर्न कानून बनाए। तो सबसे पहले जो लिखित कानून थे वो भी कहाँ लिखे गए हैं, मेसोपोटामिया में लिखे गए। किसके द्वारा लिखे गए थे, हम्मुराबी के द्वारा लिखे गए थे। हु वाज हम्मुराबी? हम्मुराबी वाज द बेबीलोनियन रूलर, ही वाज द रूलर ऑफ बेबीलोनिया। हम्मुराबी बाबुल नगर के राजा थे जिन्होंने क्या बनाया था, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रिटर्न लॉ बनाए थे, लिखित कानून बनाए थे, कानून संहिता बनाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सभी लोग एक बराबर हैं और यदि कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरह के कानून किसमें बनाए गए थे, हम्मुराबी के द्वारा बनाए गए थे। एंड इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ रिटर्न लॉ बाय द मेसोपोटामियंस ओनली। तो इंट्रोडक्शन, अगर विश्व में अगर लिखित कानून आए हैं तो किसके समय में आए हैं, मेसोपोटामिया के समय में आए हैं। और मेसोपोटामिया ने ये ज्ञान किसको दिया, विश्व के अन्य भागों को दिया। ठीक है, तो इस तरह से पहला लिखित संविधान था ये बेटा। इट वाज अ रिटन, आपसे पूछ सकते हैं, नेम द रिटन डॉक्यूमेंट विच वाज रिटन इन मेसोपोटामिया। दैट वाज हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। ठीक है, हम्मुराबी द्वारा लिखा गया लिखित कानून सबसे पहला लिखित दस्तावेज था, लिखित कानून था। नेम 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 द फर्स्ट रिटन, वेयर वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहाँ सेटअप हुआ, मेसोपोटामिया में। एंड हु, हम्मुराबी द रूलर ऑफ बेबीलोनिया, ही वाज द रूलर ऑफ बेबीलोनिया। तो सबसे पहले जो आज हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है मेसोपोटामिया का, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई बताएगा? 8 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो कौन सा था, टाइम मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स, यानी कि समय का प्रबंध और गणित का जो ज्ञान है वो विश्व को सबसे पहले किसने दिया है, मेसोपोटामिया ने दिया है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का जो ज्ञान है, जो जो से वो उससे अनुमान लगाते थे, उससे हिसाब लगाते थे, वो नॉलेज भी मेसोपोटामिया किसको गई है, विश्व को गई है। ठीक है, देन थर्ड वाज डिवीजन ऑफ अ ईयर, है ना। कैलेंडर पूरा का पूरा जो ईयर था वो कितने महीनों में डिवाइड था, 12 मंथ्स में डिवाइड था। फिर 12 मंथ्स कितने में डिवाइड थे, अ मंथ इनटू 4 वीक्स, है ना। और ये जो 4 वीक्स थे उसमें से जो एक दिन था वो कितने आवर्स में डिवाइड था, 24 आवर्स में डिवाइड था। और जो एक घंटा है वो कितने मिनट्स में डिवाइड था, 60। तो ये जो नॉलेज है, डिवीजन था, ये भी किसके द्वारा दिया गया है, मेसोपोटामिया के द्वारा दिया गया है। तो आप सोचो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये सारी बातें हो चुकी थी जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। वी आर स्टिल फॉलोइंग दिस कैलेंडर, आज भी हम वही कैलेंडर तो फॉलो करते हैं। तो ये जो कैलेंडर है जो किसके द्वारा दिया गया है, मेसोपोटामियंस के द्वारा गया है टू द वर्ल्ड। ठीक है, देन आपको पता है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। उसका मेन रीज़न था लैंड बहुत फर्टाइल था। उसका मेन रीज़न था कि वहाँ पे 2 रिवर्स थी, बट जो वाटर था वो सब जगह नहीं पहुँच पाता था, इसलिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैनाल्स बनाए, नहरें बनाई। और ये जो नहरें थी वो पानी कहाँ तक ले जाती थी, कृषि एरिया तक ले जाती थी। ठीक है, देन उनका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, व्हील इंट्रोड्यूस किए गए। बुलक कार्ट से वो चलाते थे। तो जो व्हील्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, मेसोपोटामिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। देन आर्ट ऑफ राइटिंग, व्हाट वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, कौन सी थी,
उनकी एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी जो कि क्ले टैबलेट्स में लिखी जाती थी, और वो जिसको हम हिंदी में मिट्टी की पट्टिकाएँ बोलते हैं, उन मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखा जाता था या वो चिन्ह बनाते थे। नियर अबाउट 5000 लिस्ट हैज़ बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन। लगभग 5000 शब्द या चिन्ह पाए गए हैं इन द एक्सकवेशंस, और ये जो यूज़ होते थे इन द ट्रेड, यानी इवन अगर राजा अपना कोई हिसाब किताब रखता था, राजा यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता था या छोटा मोटा लेन देन भी होता था, तब इन क्ले टैबलेट्स का यूज़ होता था, इन मिट्टी की पट्टिकाओं का यूज़ किया जाता था। तो ये जो क्ले टैबलेट्स थी वो ट्रांसेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि विश्व में अगर राइटिंग आई, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, अगर हम आपका पहला चैप्टर स्किप हो चुका है, आपको नहीं पढ़ाया गया है। जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द अर्ली ह्यूमन बींग्स, है ना। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स में यदि हम देखें तो पहले तो वो नोमैटिक पीपल थे, एंड हुआ नोमैटिक पीपल दोज पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनकी तो लैंग्वेज स्पोकन हुआ करती थी, है ना। केवल वो जेस्चर से, हाथ हिलाकर या आवाज़ देके एक दूसरे को बुलाया करते थे। तो वहाँ लैंग्वेज जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या थे, आदि मानव थे, अर्ली पीपल थे, अर्ली मैन थे। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया में हुआ है। और लैंग्वेज जो हम जो बोलते हैं उसको लिख डालना इज़ डिफरेंट। हम स्पोकन, हमारी जो स्पोकन है वो डिफरेंट है, और लिखने की कला वो डिफरेंट है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, और जो हम लिख रहे हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट है, हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो ऐसे ही मेसोपोटामियाज जो थे उनकी बोलने का स्पोकन लैंग्वेज दूसरी थी, और जो वो लिखते थे वो क्या था, स्क्रिप्ट क्या थी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी वो गीले पे ही इसलिए लिखा जाता था क्योंकि हार्ड सरफेस पे उसको लिखा नहीं जा सकता था। ठीक है, इज इट क्लियर। अब जो क्योंकि वो लोग रिच थे, अमीर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उनका था, उनका पास एक तरीके से इन्वेस्टमेंट था, तो वो क्या करते थे, उसके लिए उन्होंने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें कि हुंडी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है वो भी कहाँ से आया है, मेसोपोटामिया से आया है। इस तरह से अगर हम देखें तो रिटर्न लॉज वहाँ पे लिखे जाने लगे, जो कि बेबीलोनिया के राजा बाबुल के शासक हामुराबी के द्वारा लिखे गए थे। हामुराबी वॉज ऑफ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द बेबीलोनिया हु रिटर्न द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, रिटर्न लॉ उन्होंने लिखे हैं, जिसे हम बोलते हैं हामुराबी की विधि संहिता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हामुराबी कोड ऑफ लॉ। हामुराबी कोड ऑफ लॉ आपसे पूछ सकते हैं, तो रूलर कहाँ के थे वो, बेबीलोनिया के, बाबुल के। ही वॉज द रूलर ऑफ बेबीलोनिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते बेटा, किसी बच्चे कोई डाउट है। हम्म, बेटा ये तो मेंशन नहीं है कि उन्होंने नाम मेंशन, क्योंकि एक्चुअली जो नेम्स हैं वो क्रिश्चियन एराज के अकॉर्डिंग है, क्रिश्चियन कैलेंडर्स के, क्योंकि नेम मेंशन नहीं है कुछ भी। तो जो हम आज जनवरी फरवरी पढ़ते हैं वो क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, नेम का डिसाइड इट वाज नॉट डिसाइडेड। ठीक है, एनी डाउट, यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है। तो क्या मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी, इट वॉज अर्बनाइज्ड सोसाइटी, इट वॉज अ अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, और आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब हमने मेसोपोटामिया के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी हैं दे ऑल वर्स अर्बनाइज्ड। वो सब कौन सी थी, अर्बनाइज्ड थी। कैन एनीबॉडी टेल मी विच मेटल वाज यूज्ड इन मेसोपोटामिया, कल बताया था मैंने आपको। इंग्लिश में, हिंदी में कांसे बोलेंगे, इंग्लिश में ब्रोंज बोलेंगे। तो ब्रोंज कांसे, तो इंग्लिश में ब्रोंज बोलेंगे। ब्रोंज मेडल आप लोग नाम सुनते हैं ना, तो ब्रोंज कैसे बनता है, इट्स अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। तो टिन एंड कॉपर जो था वहाँ पे यूज़ होता था, और जितने भी उनके औजार थे, उनके जितने भी टूल्स थे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे, वो किससे बनाते थे, ब्रोंज से। ब्रोंज वॉज यूज इन एज ए मेटल। और जितनी भी सभ्यताएं थी, जितनी भी हमने सभ्यताएं पढ़ी, उन सब में भी ब्रोंज मेटल ही यूज़ होता था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। वाई, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज द ब्रोंज मेटल, ब्रोंज मेटल फॉर द मटेरियल एज वेल फॉर द वेपन्स। इज इट क्लियर। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं कि अब जितना हमने पढ़ लिया उसमें से हम पढ़ रहे हैं कि जो उर नगर था, मेसोपोटामिया का जो उर नगर था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द उर सिटी। तो अगर हम उर सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट थी, तो टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ थी वहाँ पे। ठीक है, बी था वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, नालियाँ थी, जल निकास की वहाँ पे नालियाँ थी। फिर वहाँ पे घरों की सफाई की जाती थी, क्लीननेस ऑफ द हाउसेस किया जाता था। वहाँ पे
खिड़कियों का अभाव था, तो अपने घरों में वो खिड़कियां नहीं बनाते थे। और खिड़की ना बनाने का रीज़न था कि प्राइवेसी रखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने मकानों में खिड़कियां नहीं बनाई है। देन कई बार वो घरों के बारे में कुछ अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस भी रखते थे। व्हाट डू यू मीन सुपरस्टिशंस? एक वर्ड आता है सुपरस्टिशंस, आपको मालूम होना चाहिए सुपरस्टिशंस क्या होता है। अंधविश्वास, अंधविश्वास करना। आज की डेट में क्या अंधविश्वास हो सकता है? आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाते हैं, अभी भी रुकते हैं, है ना? बहुत सारे लोग, या क्या करेंगे, उस पर पत्थर मार देंगे और तब आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द सुपरस्टिशन, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। और क्या है? और भी हो सकता है। हाँ, किसी भी एक में बहुत ज़्यादा विश्वास करना, या आपकी जो दादी हैं वो अपनी आपकी मदर पे बहुत सारे प्रथाएं ऐसी लगा देती हैं कि घूंघट काट के ही जाना है बाहर, है ना? सिर पे पल्ला रखना ही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या चीज़ें, कहीं या तो प्रथाएं हैं या सुपरस्टिशन। तो इस तरह की के घरों में उस समय भी उर नगर में ये अंधविश्वास फैला हुआ था, ठीक है। फिर शवों का दफन करते थे, यानी कि बरियल्स जो होते थे उनको, जो मृतक शरीर होता था उनको जलाया नहीं जाता था, बल्कि उनको दफनाया जाता था। तो जो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर रीडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उर सिटी। उर एक बहुत, अगर आप मैप खोल के देखेंगे, मैप में देखेंगे उर नगर आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा। कहीं पर है जरूर, उसी में होगा। जो उर सिटी में है ना, है, विच पेज? पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पर आपके उर सिटी दी हुई है। और उर सिटी जो है आपकी नॉर्थ में आती है, ठीक है। तो जो उर सिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उर सिटी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेसोपोटामिया की सबसे पुराना शहर कौन सा था? वो था उर। उर जो था मेसोपोटामिया का सबसे पुराना नगर था, सबसे पुराना शहर था। एंड इट वॉज सिस्टमेटिकली एक्सकावेटेड इन 1930। तो सिस्टमेटिकली एक्सकावेटेड का मतलब क्या था बच्चों? खोजा। एक्सकवेशन का मतलब क्या था? खोजना। एक्सकवेशन का मीनिंग क्या होता है? खोजना। तो ये नगर आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा कब खोजा गया? 1930s के दशक में, ठीक है। 1930s के दशक में दिस साइट वाज एक्सकवेटेड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो जो अर्थ को स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थ को खोजते हैं, पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, पुराने ऑब्जेक्ट्स को खोजते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो उर नगर था उसका एक्सकवेशन किया गया था कौन से ईयर में? 1930s में। दिस एक्सकवेशन थ्रो द लाइट ऑन फॉलोइंग करेक्ट। उस, अब आपसे पूछ सकते हैं कि किसके आधार पर ये बताया गया कि देयर वाज अ उर सिटी, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेशन ऑफ 1930s। तो 1930 में जो खुदाई की गई थी उसके आधार पर उर नगर सामने आया, ठीक है। आप ये सोचोगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको मालूम है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो केम इनटू लाइट इन 1920 और 21 22 के दशक में। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन था, या कोई भी सिविलाइजेशन, वो नदियों के बहाव के कारण या किसी न किसी कारण र्यून हो जाते हैं या दफन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? इनको स्टडी करते हैं, इन एरिया को स्टडी करते हैं, और इन एरिया को स्टडी कर कर वो उन पास्ट को सामने लेके आते हैं जो या तो नष्ट हो गया या दफन हो गया। तो ऐसे ही जो उर सिटी था, इट मे बी ड्यून ड्यू टू ओवरफ्लड ऑफ द रिवर्स के बार बार फ्लड आने के कारण हो सकता है उर सिटी खत्म हो गई हो, इसलिए वो दफन हो गई हो। तो उसको कौन प्रकाश में लेके आए? आर्कोलॉजिस्ट लोग। उन्होंने उन एरिया को खोजा, और उनकी खोज के आधार पे ही हम किसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं? उर सिटीज की। इज इट क्लियर? तो उस उर नगर के बारे में हम कैसे जान पा रहे हैं? उर नगर के बारे में हम जान पा रहे हैं जो खोजकर्ताओं ने खोजा या एक्सकवेशंस किया गया, जो आर्कोलॉजिस्ट ने जिनको खोजा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई
जो सड़कें थी वो कैसी थी। सबसे पहले आया कि उनकी जो सड़कें थी नैरो वाइंडिंग सड़कें थी, टेढ़ी मेढ़ी और संकरी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थी, बहुत पतली नैरो सड़कें थी उनकी। ठीक है। स्ट्रीट्स वर दैट द कार्स वर अनेबल टू रीच मैनी ऑफ द हाउसेस। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो बुलक कार्स होती थी वो उन घरों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो इतनी तंग गलियां थी उनकी, नैरो वाइंडिंग रोड्स थी किनकी, नगर की। कैसा होगा, तो हौच पौच था। तो सड़कें कैसी हैं, बहुत कम चौड़ी थी, और इसमें की जो बैलगाड़ियाँ थी वो भी घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। फिर कहा जाता है कि इवन द डंकी बक्स वुड हैव बीन यूज टू कैरी द सैक्स ऑफ ग्रेन्स। तो डंकी यानी कि गधे को यूज़ किया जाता था उनके ऊपर सामान ले जाने के लिए, क्योंकि बैलगाड़ी तो जा ही नहीं पा रही है। बैलगाड़ी क्यों नहीं जा पाती थी वंश, बैलगाड़ी क्यों नहीं जा पाती थी घरों तक। सब वंश नहीं है ना, मैंने वंश से पूछा है, क्योंकि वो सो रखा है बेचारा, सुन ही नहीं रहा है मुझको। हाँ बताओ बेटा, कि जो सामान था वो प्रत्येक घरों में बैलगाड़ियों से क्यों नहीं जा पाता था, क्योंकि वहाँ पे नैरो वाइंडिंग रोड्स थी, क्योंकि वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी और संकरी, हिंदी में संकरी बोलेंगे, कम चौड़ी सड़कें थी, इसलिए बैलगाड़ी तो जा ही नहीं सकती थी। तो जब बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी तो क्या किया जाता था, तब गधों को यूज़ किया जाता था, डोंकी बैग्स यूज़ किए जाते थे, तब वहाँ पर ग्रेन्स और फायरवुड पहुँचाया जाता था। ठीक है। फिर जो मकान थे वो भी इरेगुलर शेप। अच्छा, ये जो सड़कें जो थी कम चौड़ी थी या संकरी थी, उसका मेन रीज़न था कि जो जिसका जहाँ मन आए वहाँ पे मकान बना लिए। तो जो प्लॉट्स थे वो भी इरेगुलर शेप के थे। ठीक है। नैरो वाइंडिंग रोड्स थी, जिस जो इसका मतलब ये क्या प्रूव करता है कि देयर वाज लैक ऑफ टाउन प्लानिंग। वहाँ पर किसका अभाव था, शहरी नगर नियोजन का अभाव था। बट अगर बेटा हम कंपेयर करते ना इंडिया के, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इट वाज वेल प्लान्ड। इंडिया का आपको पता है कि इंडिया का सिविलाइजेशन वेल प्लान था, जबकि उड सिटी को जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका नगर नियोजन वेल प्लान नहीं था। वो कैसे पता चला, हम कैसे कह सकते हैं कि वो नगर नियोजन नहीं था। हाँ, वहाँ पे प्रॉपर रोड, ये किसने बताया हमें, हम आर्कोलॉजिस्ट। यस, द आंसर इज आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब इस एरिया की खोज की तो उन्होंने क्या पाया कि नगर तो बड़े तंग थे, वहाँ पे सड़कें बहुत तंग थी, लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते थे, बैलगाड़ियाँ वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, केवल जो था डंकी बैग्स को यूज़ किया जाता था सामान पहुँचाने के लिए। इरेगुलर हाउस बने हुए थे, जिसका जहाँ मनाया वहाँ पे हाउस बना लिए थे। इसका मतलब प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, देयर वॉज लैक ऑफ प्रॉपर टाउन प्लानिंग। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अगर हम देखें, लैक ऑफ प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी। इसके अंदर में आप लिख सकते हैं वहाँ पे क्या थी, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, वहाँ पर जो था उबड़ जो प्लॉट्स थे वो इरेगुलर थे, मकान इरेगुलर बने हुए थे, जिसके कारण वहाँ पर नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट होने के कारण वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था। इज इट क्लियर, पहला पॉइंट सब बच्चों क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। ओके, सेकेंड पॉइंट आते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम पर। ड्रेन का मतलब क्या होता है, DRAIN। ड्रेन का मतलब होता है नालियाँ। ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम, तो आप अगर अपने घर में भी रह रहे हैं तो आपके घर में किचन है, आपके घर में बाथरूम है, उनमें नालियाँ हैं, है ना। वो जो नालियाँ हैं जो कि कनेक्ट हो रखी होंगी आपके सेवर लाइन से या किसी मेन होल से कनेक्ट हो रखी हैं, तो वो जो ड्रेनेज है दैट इज़ कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं, जल निकास, है ना। आपके घर में किचन है तो आप लोग बर्तन धोते, क्या पानी वहीं पे जमा हो जाता है, वो क्या होता है, वो पास होता है, किसके थ्रू पास होता है, उन ड्रेन्स के, उन नालियों के थ्रू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस समय, यानी कि आप इमेजिन करें उस समय कब, आज से 5000 वर्ष पूर्व। हम किसकी बात कर रहे हैं, उर सिटी की बात कर रहे हैं। उर सिटी में ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है। और ये द सिटी लैक्ड स्ट्रीम इन, लेकिन क्या था, सिटीज़ के अंदर जो सड़कें थी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, केवल हाउसेज में ही ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है। इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ हाउस ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर फाउंड। तो जो केवल घरों में ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है लेकिन सड़कों पे नहीं था। अब अगर हम हड़प्पा सिटी को कंपेयर करते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे ड्रेन्स हाउस में भी थी और स्ट्रीट में भी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ड्रेन्स कहाँ पर है, केवल हाउस में है और सड़कों में नहीं थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता था कि जो रेन वाटर होता था
इट वॉज चैलेंज थ्रू द ड्रेन पाइप्स इनटू द इनर कोर्टयार्ड। तो ड्रेन वाटर को ये इकट्ठा करते थे और वो पाइप के माध्यम से उनके इनर कोर्टयार्ड में आ जाया करता था। दिस वॉज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द स्ट्रीट फ्रॉम बिकमिंग एक्सेस। ये एक क्या होता था कि जब नेचुरली जब वर्षा का पानी आएगा तो स्ट्रीट्स भर जाएंगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, वर्षा का पानी जो था ये लोग स्टोर करते थे, उसके लिए इन्होंने चैनल बनाए हुए थे और वो पानी अंदर आ जाता था और वो पानी स्ट्रीट में नहीं जाता था, और उस पानी को ये क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। इसका मतलब ड्रेन्स में, यानी कि जो सड़कें थी वहाँ पे क्या नहीं थी, ड्रेन्स नहीं थी, वहाँ पे नालियाँ नहीं थी। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर होगी बेटा? तो दिस वाज अ ड्रेनेज सिस्टम। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो आपके दिमाग में ये रहा। अभी जब मैंने एक वर्ड लिया ड्रेनेज सिस्टम, तो शायद आपको नहीं पता था, है ना। लेकिन अब आपके अकॉर्डिंग ड्रेनेज सिस्टम क्या होना चाहिए? जल निकास प्रणाली क्या होनी चाहिए? क्या मतलब होना चाहिए उसका? घरों से पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता है बेटा। जल निकास करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जल निकास प्रणाली। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट में था? वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम केवल कहाँ पे था? इट वॉज इन द हाउसेस, ठीक है, और इनर वर्ड्स था। और अगर वर्षा का पानी आता था तो वो क्या करते थे, पानी को स्टोर करते थे थ्रू द ड्रेन पाइप्स। ड्रेन पाइप लगाकर पानी को स्टोर करके छत में उस पानी को इकट्ठा कर लिया करते थे, ताकि वो पानी बाहर ना जाए, सड़कें कैसी ना हो, स्लशी ना हो आफ्टर रेनफॉल, यानी कि वहाँ पर कीचड़ ना भर जाए उन कच्ची, क्योंकि उनकी आपको पता, हमने पढ़ा कि सड़कें कैसी हैं, क्या बहुत ओपन थी, नैरो थी। तो उनमें पानी रोकने के लिए, उनमें कीचड़ रोकने के लिए ऐसा किया जाता था। कहाँ पे? पूर्ण सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, इफ़ आई एम टीचिंग टू यू, तो इट मीन्स कुछ मकसद से मैं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी हिस्ट्री घुस जाए, है ना। और आप लोग इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को लर्न करने का जो